बड़ी खबर आई आपको बता देते हैं जो बंगाल की इस हिंसा से ही जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र था। हिंसा को आंख मूंद कर देखती रही राज्य सरकार। ये टिप्पणी किसी और ने नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने की है। ममता सरकार को फटकार लगाई गई है। पीड़ित को इलाज और राशन दे राज्य सरकार, ये भी कहा गया है, यानी ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। हिंसा पीड़ित के केस भी दर्ज करेगी बंगाल पुलिस, यानी केस भी दर्ज नहीं किए गए तो केस दर्ज किए जाएं, राशन मुहैया कराया जाए। और ये सारी तल्ख टिप्पणी और सख्त टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से की गई है राज्य सरकार को लेकर। मुश्किल में इस समय इस टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार। इस पर चर्चा करें उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ है, पश्चिम बंगाल में किस तरह की हिंसा हुई है और उसको लेकर क्या जानकारी है। खून बहाया गया है, हिंसा हुई है और अप्रत्याशित हिंसा हुई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद सीधे ये हिंसा की शुरुआत हुई, लेकिन ये जो बंगाल है उसको लाल करने का जिम्मेदार कौन है, उसका गुनहगार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन क्यों बंगाल में, देखिए बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो गई क्योंकि गुनहगार कौन है उसको देखकर कोलकाता हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने जो सबसे बड़ी टिप्पणी की है वो ये की है कि देखिए बंगाल में चुनाव के बाद ये हिंसा हुई, यानी जैसे ही नतीजे आए, नतीजे आने के फौरन बाद इस हिंसा की शुरुआत हो गई। लेकिन उससे भी सख्त टिप्पणी क्या है वो ये कि सरकार गलत दिशा में थी, सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही थी, सरकार गलत दिशा में काम कर रही थी। एक और टिप्पणी ये कि सरकार ने गलती स्वीकार नहीं की, यानी समय रहते सरकार ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। ये भी तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट की। बहुत महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई है, ये बार बार आरोप लग रहा था, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो सामने आई हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई है, छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया है, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है। ये सब सख्त टिप्पणियां कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से इस हिंसा के मामले पर सुनवाई के दौरान की गई हैं। लोगों की संपत्ति बर्बाद की गई, लोगों की बात नहीं सुनी गई और सबसे सख्त टिप्पणी तो यही कि सरकार गलत दिशा में काम कर रही थी। डर से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, यानी पश्चिम बंगाल से वो पलायन कर दूसरे राज्यों में गए हैं, मजबूर हो गए हैं अपने घर को छोड़ने के लिए। राज्य सरकार वापसी पर लापरवाह है, यानी राज्य सरकार इसकी भी कोशिश नहीं कर रही है कि वो लोग जो पलायन करने के लिए मजबूर हुए वो अपने घर वापस आए। घर वापसी का कोई प्लान सरकार के पास अभी तक नहीं है और उन्होंने इसे सख्ती से लागू करने की कोशिश नहीं की है। हिंसा पीड़ितों का केस दर्ज नहीं किया गया है, यानी वो तमाम लोग जो अपना केस दर्ज करवाना चाहते थे उनका केस भी दर्ज नहीं किया गया है। इसको लेकर भी सरकार गंभीर नहीं है, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। इलाज और राशन दे राज्य सरकार, यानी ये सुनिश्चित करे कि इलाज भी मिले और राशन भी दे उन लोगों को जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। बीजेपी वर्कर की दोबारा ऑटोप्सी हो, दोबारा ऑटोप्सी कराई जाए क्योंकि इसको लेकर भी संशय है कि वो ठीक से नहीं की गई है। जाधवपुर के डीएम और एसपी को नोटिस दिया गया है क्योंकि जाधवपुर में एनएचआरसी की टीम जब गई थी तो उनको भी हिंसा का सामना करना पड़ा था, उनके सामने भी तमाम तरह की घटनाएं हुई थी। तो इस वजह से ये भी कहा गया है कि जाधवपुर के जो एसपी हैं वो नोटिस दिया गया ताकि वो जवाब दें उस हिंसा को लेकर जो जाधवपुर में हुई थी। बंगाल का लेकिन जो ये ब्लैक चैप्टर है इसके बारे में आइए आपको बताते हैं कि दरअसल कितनी घटनाएं हुई हैं और क्यों इतनी सख्त टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से आई है। दरअसल क्या हुआ है आपको ये हम आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 दिन की हिंसा में 25 लोगों की मौत हुई, यानी 2 मई को जब नतीजे आए उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर ही 25 लोगों की मौत हो गई। 7,000 घटनाएं हुई हैं जिसमें 7,000 घटनाओं में महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई और हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई हैं। एक दो नहीं, 15,000 घटनाएं हुई हैं। 16 से 17 जिले थे पश्चिम बंगाल के जो प्रभावित थे, 25 मौत हुई इसमें और 7,000 महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले भी दर्ज किए गए। और भी आइए आपको जानकारी देते हैं कि दरअसल क्यों इसको इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्यों एनएचआरसी की रिपोर्ट भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका को स्वीकार किया गया है। देखिए ये वो लोग हैं जो इस स्पेशल टीम का हिस्सा थे जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय को। जस्टिस प्रमोद कोहली हैं जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं सिक्किम हाईकोर्ट के, वो इस टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा आनंद बोस थे जो पूर्व मुख्य सचिव हैं केरल के, निर्मल कौर पूर्व डीजीपी झारखंड, निसार अहमद पूर्व अध्यक्ष आईसीएसआई और मदन गोपाल पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर्नाटक। ये तमाम लोग इस टीम का हिस्सा थे जिसने ग्राउंड पर जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की, लोगों से बात की, तस्वीरों को देखा, वीडियोस वो तमाम जो सामने थे उनका भी आकलन किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार
तैयार की गई है। लेकिन कैसे तैयार हुई रिपोर्ट, उसको आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये टीम बनाई गई, जिस टीम के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। ये तमाम लोग उस टीम का हिस्सा थे। हिंसा प्रभावित इलाकों का उसके बाद दौरा किया गया। हालांकि बड़ा इलाका था पश्चिम बंगाल का जो प्रभावित था, लेकिन जो केंद्र थे उन इलाकों का दौरा किया गया। सीआरपीएफ की निगरानी में कई कमेटी बनाई गई। सीआरपीएफ की सुरक्षा में ये तमाम लोग गए और उसके बाद इन टीम ने अलग अलग जगह पर जाकर जायजा लिया, जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। कमेटी ने ग्राउंड पर लोगों से बात की, वो तमाम लोग जो प्रभावित थे और उसके आसपास के इलाके के लोगों से बात की गई। 200 से ज्यादा तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। वो तमाम तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर मौजूद थी, जो दिखाई जा रही थी, और उसके अलावा भी जो लोगों के पास मौजूद थी, उनका विश्लेषण किया गया। 50 से ज्यादा वीडियो भी मौजूद थे हिंसक घटनाओं के, उन वीडियो का भी विश्लेषण किया गया। इसके अलावा 63 पन्नों की उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई और उसको सौंपा गया आगे, ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।